हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा लास्ट क्लास में? गीत गा रहे थे क्या? गा दिए सारे? सीखने पड़ रहे थे? चल, कितने दिन बाद क्लास लगाई है? 2? हाँ, मैं क्या नहीं आया, मैं नवीन जी ने लगाई नहीं क्लास। ये 3 तारीख को, कल भी कोई दूसरी क्लास होगी क्या? ऐसा हो गया। मेरे चक्कर में आपको 2 घंटे मैथ्स पढ़नी पड़ी। रामानुजन बन गए तुम। 1 घंटे में दुखी हो जाते हो। चलो, 3 तारीख को हुई थी कि लास्ट क्लास? और संडे कितनी तारीख को था? 2 को, मतलब मंडे को ली थी मैंने क्लास। यूं? अच्छा अच्छा, मंडे को तो 3 को क्लास हुई, तो 4 को क्यों नहीं हुई? 4 को टेस्ट था, 4 को टेस्ट, फिर 5 को है? अच्छा, कल एक ही दिन हुई फिर तो ना। चलो फिर तो ठीक हो। पर मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है इसमें 5-6 दिन बाद आया हूं? 3 दिन ही हुए। हाँ, 4 दिन हो। आज की तारीख हो गई? 7 हो गई है ना। 3 को ली तो 4 को संडे आ गया। बहुत निकाल दो ना यार, उसको तो कैसे आऊंगा मैं? 2 का था संडे, तो मंडे को मैंने ली थी क्लास, तो 3 को तो फिर मंडे था ना। मंडे को ली थी। है भाई, मेरे को नवीन जी ने ऐसे कहा था, है 2 को संडे था। है 3 को मिडिवल की क्लास थी। क्या बताया आप? मेरे को नवीन जी ने ऐसे कहा था कि इनकी मिडिवल कंप्लीट हो जाएगी और शायद वो रोहित सर की सुबह ऑडिट चल रही होगी, तो उनकी वो 7 से 9 लगानी जरूरी है, इसलिए एक बार 2 दिन आपकी ड्रॉप कर देते हैं, ऐसा कुछ कहा था यार, मैं भूल गया। हाँ, कल हो गया, कोई चक्कर पड़ गया। चलो, क्या लोकगीत पढ़ रहे थे ना? चलो बताओ, राजस्थान के लोकगीतों को कितने भागों में बांट सकते हो? पहले प्रकार के कौन से, दूसरे और तीसरे? अरे ये मेरे ऊपर वाला बंद कर दे यार, मेरे बुखार सी है। चलो, तो जन सामान्य के लोकगीत कितने भागों में बांट सकते हैं? 5 भागों में। पहले कौन से? संस्कार, बच्चे के जन्म पे, सगाई पे, मामा जी गिफ्ट लाए, दूल्हा दुल्हन के, वो गेम खेलने वाले, और बारात का डेरा देखने जाए तो, दीपावली पे, होली पे, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, बादवे में, और हल जोते समय, केला देवी के, वल्लभ संप्रदाय के, देवियों के लंबे छंद, सिरजा, क्या होते हैं, देवी देवताओं के गीत और निर्गुण भक्ति के गीत, और कंगे पर पानी लेने जाए तो बीच में इंडो नहीं रखे तो ऊंट के गले का आभूषण। अच्छा, व्यावसायिक जातियों के नाम बताओ। लंगा, मांगड़िया, ढोली, डाडी, मिरासी, कालबेलिया, और अच्छा रागे बताओ उनके। मांड, सोरठ, सिंधु और मारू कब गाई जाए? और वो दोनों ऊपर वाली श्रृंगार में गाई जाए। उसके बाद क्षेत्रीय लोकगीत कितने भागों में? पहले कौन से? कुछ गीतों के नाम बताओ। देखिए, चिरमी, पीपली, केवड़ो और रतन राणो किसका कौन थे? आंगमरकोट के राजा। किसके खिलाफ बगावत की? तो अंग्रेजों ने इनको फांसी लगा दी थी। इसके बाद में दूसरे कौन से? पर्वतीय। इनमें ज्यादातर कौन रहती है? जनजातीय। तो गीत कैसे है? जनजातीय। कौन गाते हैं?
कौन से वाद्य यंत्र के साथ? मांदल। कुछ गीतों के नाम बताओ। लालर, बिछियो, नावरी, असवारी, उंटारी, असवारी। और मैदानी गीत में कौन कौन से आते हैं? राजस्थान का राज्य गीत कौन सी गायन शैली में? कौन सी? मांड गायन शैली में। और इसमें पत्नी अपने पति को, और पत्नी भी उसके बाद संदेश भेजे तो, भील महिला भेजे तो, सगाई हो गई, शादी होना बाकी है, पति के घर आने का शगुन मनाए तो शुभ काम पूरा हो जाए, दूल्हे को जादू टोने से बचाना हो, और गालियों भरे गीत। इतना ही बड़ा। चलो आगे लिखो भाई। पावना। एक बार आओ थे जवाई जी पावना, वही पावना। लिखो। दामाद के ससुराल आने पर यह गीत गाया जाता है। दामाद के ससुराल आने पर यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग व्हेन सन इन लॉ कम्स इन लॉज हाउस। दामाद के ससुराल आने पर यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग व्हेन सन इन लॉ कम्स इन लॉज हाउस। उस समय जो गीत गाते हैं कौन सा होता है? तब गाते हैं जी जब दामाद कई दिनों बाद जाता है ना। कई दामाद तीसरे दिन जाके खड़े हो जाते हैं, रसोई में चले जाते हैं, मम्मी जी करते। उनको बाद में सासू कहती लहसुन छोल ले। उनके कोई पावने गए, मैं यहाँ मेरे गाए जाते हैं, क्यों नहीं गाए जाएंगे? गाए ना भाई। टाइम टेबल आता है डेली आपके पास? टाइम टेबल आता है? 12 महीनों में मेरी छुट्टियां देखना तुम। जाने का टाइम नहीं वैसे, मजूरी में टाइम कट गया अपना। अगला लिखो। कोयल। हाँ? संडे को भी क्लास ही होती है रे। 2 संडे से सेमिनार हो रहे हैं। इस संडे को नवीन जी करें क्लास है। किसी संडे को कोई ऐसी मजूरी आई हुई होती है कि जयपुर से बाहर जाना होता है। ले देखे कि संडे होता है, उसमें आजकल कोई वैसे है कि साहब वो फलानी जगह जाना है, फलानी जगह जाना है, कुछ ना कुछ ये रहता है। संडे को तो मैं इतना वो मानता हूं कि आना ही नहीं चाहिए। क्यों भाई? इससे क्लास वाला मेरी ठीक चलता है। सुबह 7 बजे आया, 7 बजे तक शाम क्लास ली, 2-1 घंटे तक ऑफिस में मगजमारी की, 9 बजे घर चले गए। ठीक है, पूरा दिन अपना कट गया, कोई इधर का लेना देना नहीं। संडे वाले दिन ज्यादातर टाइम जयपुर से बाहर जाना पड़ता है। सुबह गाड़ी लेके निकलो, दिन में कोई कार्यक्रम हो उसके अंदर आप भाग लो, रातों रात वापस आओ। एक तो डर लगता है कि कब गाड़ी ठुकेगी उसका कोई पता नहीं। भाई आप जब सड़क पे ही हो तो क्या पता किस दिन आपका दिन आ जाए। तो फिर रात को कई बार तो ये होता है कि वहां से फ्री हुआ, मैं 8 बजे कहीं से 8 बजे फ्री हुआ, तो अब रातों रात चलना है। अब अपने को मान लो मैं जोधपुर हूं या मैं बीकानेर हूं, तो आने के कम से कम 5 घंटे का रास्ता है, 1 बजे पहुंचेंगे। दिमाग में चल रहा 7 बजे क्लास है, 7 बजे क्लास है, 7 बजे क्लास। ड्राइवर भैया कोई कह रहे हैं भगा गाड़ी, वो पूरे दिन से गाड़ी चला रहा है, उसको भी नींद आने की संभावना। बोले संडे मेरे को कतई अच्छे नहीं लगते। संडे पहले अच्छा लगा करते थे जब फ्री होते। भाई फ्री हो भाई आप पूरे दिन, उल्टा आजकल तो अभी मैं पिछले एक संडे को किसी में मैं फ्री था, उस दिन मैं शायद सेमिनार में गया था, लेट आया था। तो उस दिन तो मैं रात को सुबह उठने के बाद सुबह 6 बजे आंख और खुल जाती, बुढ़ापा एक तो कि भाई बायोलॉजिकल क्लॉक मेरी सेट हो गई। अब मैं कितने बजे भी सोऊं, एक बार 6 बजे आंख खुलती है। क्यों? पिछले 12 साल से लगातार मेरा ये रूटीन है। 2012 से ये रूटीन बना, तो अब वो 6 बजे डॉट खुल जाती है आंख। अब मुझे लगता है कि आज संडे में और सोऊंगा, 2 घंटे और सोऊंगा, 2 घंटे और सोऊंगा। फिर मुझे लगता है मैं फोन बंद कर दूं, वरना अभी कोई सुबह सुबह बाद में फोन कर देगा, आज तो रविवार, आज तो फ्री हो, तो बाद में कोई ना कोई मिलने वाला कोई होगा, तो फिर मैं 2 घंटे फोन बंद करके कौन सोया था। तो वो टेंशन रहती है। तो संडे से अच्छा तो आपकी क्लास है। मुझे सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा आपके बीच रहना लगता है ना। बाहर की दुनिया जाली में जी, बाहर की दुनिया में मिलना जुलना ज्यादा अच्छा। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को देखो,
बंदा खुद एकदम यंग फील करता है। मैं वैसे 22 साल का हूं। हाँ, और आपके बीच में आके तो मैं एकदम आपके जितना 16-17 का सा फील करता हूँ, है ना। 15 है ना। मैं क्या एक बार जोधपुर गया हुआ था। तो वह जोधपुर अपने स्प्रिंग बोर्ड है ना, उसके ठीक पास में एक म्यूजिक एकेडमी है, म्यूजिक वगैरह सिखाते हैं। तो उन्होंने, मैं वहां गया हुआ था, उनको स्टूडेंट से पता चल गया होगा कि भाई सर यहाँ पे आए हुए, तो वो मेरे पास आएगी, सर हमारे म्यूजिक एकेडमी का कार्यक्रम है और उसमें आप भी आना। तो मैं कह रहा मैं क्या करूंगा, म्यूजिक एकेडमी कार्यक्रम है, न तो ज्यादा म्यूजिक सुना हुआ, न मुझे कोई आता है, न समझ में आता है। सर आ जाना, बच्चे हैं, बच्चे ठीक फील करेंगे और करेंगे। तो मोबाइल नीचे कर रहे। तो मैं यूं चला गया। अच्छा, बच्चों का कार्यक्रम एकदम छोटे छोटे बच्चे, कोई भरतनाट्यम करे, किसी ने कथक किए, ऐसे डांस अलग अलग टाइप के, कई ने गाने गाए, तो ठीक ही लगा। एक दो कोई प्ले हुए उसके अंदर। अब उन्होंने लास्ट में कहा कि मुख्य अतिथि महोदय 2 शब्द बोलेंगे। तो आपने क्या बोले 2 शब्द? उस दिन शायद जोधपुर का स्थापना दिवस था, दुर्गादास राठौड़ जयंती थी, कुछ ऐसा था। तो मुझे पता था क्लास में उस दिन वो जोधपुर की क्लास, तो जोधपुर वाले बच्चे कर देते हैं, सर आज हमारा स्थापना दिवस है, या दुर्गादास जी की जयंती है, 2 शब्द बोलो। तो मैं क्लास में तो कुछ ही नहीं बोला था, मैं पढ़ लो रे, कोई 2 शब्द नहीं है, पढ़ लो। अब फिर मेरे दिमाग में आ गया, अपने यहाँ पे म्यूजिक पे तो क्या बोलेंगे, जोधपुर का है तो जोधपुर वालों की 4 तारीफ कर देते हैं, रेडी, जोधपुर की बातें बोल देते हैं। तो जोधपुर के बारे में 2-4 बातें बोल गया, दुर्गादास जी के बारे में 2-4 बातें बोल गया, राजस्थानी के अंदर बोल गया कि जोधपुर में इनको सबको, वैसे भी राजस्थान सबको समझ में आती, ठीक लगेगा एकदम। मैं नीचे उतरा तो एक कोई 90 इयर्स ओल्ड जोधपुर के कोई सर, और वो संगीतज्ञ रहे हुए जोधपुर में ना, म्यूजिक टीचर रहे हुए, उन्होंने मेरे को बुलाया। वो अवार्ड लेने के लिए आए हुए थे, वहां पे अवार्ड भी बांटे थे वहां। तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि इस लड़के को इधर बुलाओ। तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने पूछा क्या करते हो तुम? तो मैंने कहा सर मैं टीचर हूँ, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी कोचिंग है, उसमें पढ़ाता हूँ ऐसे ऐसे। अच्छा यार तुम अच्छे बोले, अभी तुम बोले थे ना, मैंने ध्यान दिया, तुम अच्छे बोले, थैंक यू सर। तो तुम कोचिंग में पढ़ाते हो, कितने बच्चे हैं? कई इधर नॉर्मल बात है कि जिसे कोई सामान्य पूछता है। फिर उनका तेरे को एक बात बताऊंगी, हाँ, कि तुम मरते दम तक पढ़ाना बच्चों को। मैं सर क्यों, ऐसा क्यों? मुझे लगता है भाई एक समय के बाद में हो जाना चाहिए, रिटायर हो जाना। अरे नहीं नहीं, क्या करेगा रिटायर हो गया, घर पे बैठ जाएगा तो बुढ़ों जैसी बात करेगा, बच्चों के बीच में रहेगा, बच्चों जैसा फील करेगा। और मुझे उनकी वो बात इतनी उचित लगी कि मुझे लगा यार मैं सबसे अच्छा फील कब करता हूं, जब मैं क्लास में होता हूं। एक तो इन 2 घंटे का पता ही नहीं चलता, वरना आप बाहर 2 घंटे बैठ रहे हो। मैं दिलीप सर को मैं परसों कह रहा था कि सर आजकल ऑफिस थोड़े कम आते हैं, और सर आते भी हैं तो हमारी क्लासें रहती है ना। तो पहले क्या होता था, मेन बिल्डिंग एक ही थी, वहीं पे सारी क्लासें होती, बच्चे कम थे, तो हम सारे टीचर 7 बजे 9 बजे मिलते आपस में, सारे के सारे एक जगह इकट्ठे होंगे, वहां चाय वाय पियेंगे, 11 बजे मिलते, 1 बजे मिलते। अब सबकी अलग अलग क्लास है, किसी की अफगानिस्तान बॉर्डर पे, कोई पाकिस्तान अलग अलग ड्यूटी लगी हुई है, तो आपस में मिलते ही नहीं है। परसों एक दिन, जिस दिन आपकी वो देखो जल्दी छुट्टी की थी, 11 बजे है ना, हाँ, तो जिस दिन 11 बजे छुट्टी की, तो मैं यहां से निकला, मैं निकलते नवीन जी को फोन किया कि सर है क्या, तो कि सर है, तो मैं आता हूँ। तो मैं सर, विजय सर, वहां सारे स्टाफ वाले इकट्ठे हो गए और सारे के सारे बेटे बातचीत कर रहे थे। तो यूं वापस में सर को हंस रहा था, मैं सर अपने 2 घंटे भी बातें कर रहे हैं तो उसमें अपने टाइम देख लेते हैं यार, 12 बज गए, 12:15 हो गए, 3 बार समय पे ध्यान चला गया। क्लास सर 2 घंटे की होती है, कोई ध्यान ही नहीं जाता कि कब 2 घंटे बीतते हैं, कब नहीं बीतते हैं। सबसे अच्छा फेज है कि आप क्लास के अंदर आओ, बच्चों के बीच में रहो आप, और फिर नया भी कुछ नहीं करना, वही पढ़ाना जो आपको आता है। ज्यादा चैलेंजिंग वाला काम भी नहीं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें अपने आप जुड़ जाती है तो जुड़ जाएगी। तो सबसे अच्छा फील तो मैं आपके बीच में करता हूं, आप जैसे एकदम खुशी से मुस्कुराते हुए चेहरे दिखे, इससे अच्छा दुनिया में और क्या हो। इसलिए, और सबसे अच्छा इसलिए फील करता हूं कि सुबह 7 से 7 तक मुझे लोगों के फोन नहीं उठाने पड़ते। मुझे कॉफ है, एलर्जी है फोन से, मुझे लगता है मैं इसको बंद करूंगा। अभी बीच में 3 दिन में नहीं रखा था, मैंने 3 दिन प्रयोग करके देखा कि 3 दिन बंद है, मैं 3 दिन फोन ही नहीं लाया था। आप बोले क्लास आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, मैं सीधा आगे इधर ही बैठ गया था, उधर फोन रखा ही नहीं था, मैं फोन नहीं था, 3 दिन एकदम बंद करके देखा। मैं कहा भाई लोग कहते हैं कि काम पड़ जाए तो मैं देखते हैं कौन कौन मरता है अपने बिना। दुनिया क्या पता थोड़ा बहुत मंगल ग्रह रुक जाएगी ना, सर के पास फोन नहीं है, मैं नहीं घूमूंगा भाई साहब आगे। तो इसका मतलब आप भी यदि यूं फोन बंद कर दोगे तो भी दुनिया पर कोई फर्क पड़ने वाला। तो मैं तो एक तो ये, अब कोई पूछ भी ले आपने मेरा फोन क्यों, क्लास रहती है, सारे दिन क्लास में रहते हैं, फोन उठाने का टाइम मिलता है ना। दुनिया की मगजमारी इधर उधर की, कोई इधर की कोई दूसरी बात बताता है, कोई तीसरी बात बताता है, फिर उस वो आपके दिमाग के अंदर चलती रहती है। वरना क्लास में आते हो कोई दूसरी बात आपके दिमाग में चलती
इसलिए आप भी फोन वोन किया करो बंद। ये सबसे अच्छा दुनिया में भगवान ने कोई काम बनाया तो पढ़ना बनाया कि केवल इसमें दिमाग चलाना और किसी में कुछ भी दिमाग चलाना। बाकी जब आप इससे बाहर निकलोगे ना, ये मतलब जो आप आरएस बन जाओगे, जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जब आप नौकरी करोगे, घर परिवार में होगे, तब आप सबसे अधिक इस टाइम को मिस करोगे और आपको लगेगा यार सबसे अच्छा टाइम वो था जब अपने केवल कोचिंग जाते, पढ़ाई करते, शाम को आते, अगले दिन सर सुनते, अपने टेस्ट की तैयारी करते, अपने ये टेंशन होती मंडे को नंबर कम आ गए, इस बार मंडे वाले को ज्यादा लाऊंगा, या इसका टेस्ट है, ये मेरा सिलेबस नहीं हुआ, वो वाली टेंशन दिमाग में चलती थी। इसके अलावा कोई नहीं थी, वो ज्यादा अच्छा टाइम था। वरना 100 मगजमारी है, किसी को जवाब, किसी के प्रति आप जवाब दें, उसको जवाब देने हैं, कोई आपसे जवाब मांग रहा है, किसी को कुछ करना है, किसी का कुछ करना है, तब इस टाइम को मिस करोगे। इसलिए सबसे अधिक एंजॉय इस टाइम में करना है। करते हो कि तुम नहीं करते, या इसमें तुम्हें मौत आती है? ऐसा नहीं होता कि कौन 7 बजे खड़ा हो, सुबह सुबह कोचिंग जाए, ऐसे लगता है तुम्हें? अच्छा लगता है? हाँ, 6 बजे आ जाते हो तुम, देखो है ना, ये एकदम सबसे अच्छा लगने वाला टाइम है। तो इसको एंजॉय किया। मैं तो भाई पढ़ाने विषय ज्यादा अच्छा, मुझे और क्या याद आता है, तो मेरे याद जब मैं क्लास में पढ़ता था, वो 1.5 साल मैंने फोन रखा ही नहीं था, कि था ही नहीं फोन। एक कोई फोन नोकिया का सा था मेरे पास, पर उसकी वो बैटरी वैसे ही वो कागज फंसा फंसा गया। गरीबी के दिन थे भाई साहब, तो कागज फंसा फंसा गए। और फिर क्या नई नई तैयारी करने आते थे, तो वो भी जोश था कि किसी को नंबर नहीं देंगे, किसी का फोन नहीं आना चाहिए, अपने तो पढ़ेंगे। तो एक आधे बंदे के पास ही नंबर थे, तो वो बेचारा कभी कभार बचता था, तो कभी बचता। एक नोकिया फोन में क्या, एक बार बैटरी चार्ज करने के बाद 2-4 दिन जाती नहीं थी। वो 1100 से आते थे ना छोटे छोटे ब्लैक कलर के सिम, तो वो कई बार बचता, तो हम यूं नीचे बिस्तर बिछा के रखते, तो रजाई फेंकते, कहां गया रहा है, कहां गया। तब ये व्हाट्सएप पर ये तो होते ही नहीं थे, ये 2G 3G ये भी आया नहीं था, तो नेट वाला भी नहीं होता था, तो उसके कोई बस क्या था भाई, कॉल आ गई, कॉल चली गई, वही हुआ करता था। तो मैं वो फोन, और बाद में वो खराब भी हो गया, वो कागज वागज फंसने भी उसमें बंद हो गए, तो आपने छोड़ दिया, मरने दे। साथ में एक रूममेट थे, घर वालों को उनके नंबर दिए हुए थे कि भाई कभी करो तो इस पे कर लिया करो, पर घर वालों ने कभी किया नहीं। उनको भी कभी महसूस हुआ नहीं कि उसको फोन करना चाहिए, तो अपना ठीक ठाक चल रहा था। तो मेरे को लगता है सबसे अच्छा टाइम तो वो था। उससे थोड़ा सा कम अच्छा टाइम कौन सा है, ये। तो इसमें जरूर थोड़ी सी टेंशन रहती है, ये क्लास खत्म होगी उसमें जाए, इसमें सिलेबस खत्म नहीं हुआ इसमें हो गया, पर मुझे लगता है ये हल्की टेंशन। जिंदगी में इतनी तो सबकी होनी ही, वरना बाहर की जिंदगी की टेंशन अलग प्रकार की। एक दिन फ्री रह जाओ, 2 दिन फ्री रह जाओ, इतने लोग, उनके अलग अलग प्रकार के काम, एक का भी नहीं करो तो वो किसी प्रकार का नाराज, उनके उनसे क्यों गए, उनके हमारे यहाँ पे नहीं है, फलान ढिंकर सो बात है। इससे अच्छा क्लास थी। तो मत नवीन जी का, तो नवीन जी भी मेरे को परसों करे संडे में क्लास होनी चाहिए पूरे दिन, सुबह से शाम, कोई संडे नहीं चाहिए। कोई किसी बैच में देख लो, कोई पुराना कोई टॉपिक पढ़ाओ, उन बच्चों को बुलाओ, एक दिन 5-6 घंटे वो टॉपिक उनका कंप्लीट कर लेंगे। नवीन जी ने कहा सर चिंता ही मत करो, सुबह से शाम तक रेल बना दूंगा मैं आपकी। लिखो अगला लिखो। आप भी यार इस पढ़ाई में यूं आनंद लिया कीजिए। आगे लिखो कोयल या ओलू, इसी गीत का एक और नाम है ना, हाँ, कोयल या ओलू। लिखो लड़की की विदाई के समय यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग ऑन विदाई ऑफ ए गर्ल। विदाई को अंग्रेजी में विदाई लिखना, फेयरवेल मत कर लेना तुम। लड़की की विदाई के समय यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग ऑन विदाई ऑफ ए गर्ल। हाँ, एक ही बात। लड़की की विदाई के समय यह गीत गाया जाता। दिस सॉन्ग इज संग ऑन विदाई ऑफ ए गर्ल। यह भी पहले गाते थे जी, जब लड़कियां विदाई के समय रोया करती थी। अभी रोती है ना? देखो भगवान ने लड़कियों को एक विशेष गुण दिया है, वो रो भी सकती है, रोने की नाटक भी कर सकती है, और नाटक इतना परफेक्ट करती है भाई साहब, है ना। और शताब्दियों से उनका वो ढोंग जारी है। और वो तो मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं कि लड़कियां रोना, कोई दूर दराज का रिश्तेदार मर जाए तब देखा करो महिलाओं को। मतलब दूर का रिश्तेदार, मतलब जैसे बुआ की सासू मर गई, तो भाई बुआ की सासू मर गई तो अपने किस बात का दुख है? अपने तो राजी हैं बुआ जी का प्रमोशन। पहले डोकरी बैठी थी ऊपर छाती पे, अब बुआ जी के कोई रोकने टोकने वाला
बुआ जी का प्रमोशन हो गया, अपने को लड्डू मिलेंगे, अपने को ठीक लगता है। अब ऐसा को दूर का रिश्तेदार एक्सपायर हो जाए, तब वहां पे जब बैठना समझ गए, शौक प्रकट करने के लिए जाते हैं, बैठने के लिए जाते हैं, तो महिला अपने पति के साथ, देवर के साथ, किसी के साथ भी जा रही है, तो आराम से बस में बैठी हुई गाने गुनगुनाती हुई, दीदी तेरा देवर दीवाना, जो भी गाना है उसको, गोरे गणगौर माता खोले किवाड़ी है, जो भी गांव वाली महिलाओं गाने आते हैं वो गाती हुई जा रही है एकदम। अब वहां बस से उतरने के बाद अगलों का घर थोड़ा दूर है, तो गांव का रिवाज है कि दोनों साथ नहीं चलेंगे, आगे पीछे चलेंगे थोड़ा। तो पुरुष आगे चलता 10 कदम, महिला पीछे चलती है। तो महिला पूछती है कि भाई घर कितना दूर है, तो आदमी कहता है कि घर आएगा तब मैं बता दूंगा। महिला पीछे आराम से गीत गाती हुई चल रही है, फिर अचानक पुरुष आगे चलता कहता आपका समय शुरू होता है। और भाई साहब वो महिला जो अब तक गाने गा रही थी, अचानक अपना मोड चेंज करती है और जोर जोर से डा डहा, मतलब रोना भी अलग टाइप का। और वो जब दरवाजे में घुसती है तो बाहर जो लोग बैठे रहते हैं, पुरुष बैठे रहते हैं, उन्हें लगता है ये बेचारी कोई खास है, कोई नजदीकी रिश्तेदार है, इसलिए ज्यादा रोना आ रहा है। अब यहां भी मुझे यूं नहीं लगता, मुझे तब लगता है जब वो महिला अंदर जाती है, तो जो अंदर महिलाएं बैठी है उसको चुप और करवाती है, जबकि अंदर वालियों को भी पता है कि ये नहीं रो रही, क्योंकि वो भी तो ऐसे ही आई थी, है ना, पर फिर भी वो चुप करा देगी, ना ना बेननी है ना, बस बस बेननी बस, आसी बे तो जासीर बे माता इतना आंख लिखियात, कौन 1000 साल जी पाया है, अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेता है, टाइप के जो भी डायलॉग होते हैं। मैं कहता हूं नॉर्मली यदि किसी को रोना है किसी भी बात पे, है ना, कि मैं आपको डांट दूं क्लास में किसी को और आप रोने लग जाओ, पापा पीट दे कभी रोना आ जाए, अपने घर में किसी की डेथ हो जाए को बहुत नजदीक है तब रोना है, तो रोना जब रुकता है ना तो सुबकियां आती है, कई देर तक है ना सुबकियां आती रहती, भाई सांस अटक सीती है, आप पानी वानी पीते हैं तब जाग। भाई मैं नॉर्मली कई बार देखता हूं कि कोई बच्चे के बार ऑफिस में भी आगे को प्रॉब्लम बताते हैं तो कईयों को रोना आ जाता है, भाई है ना, तो रोना आ जाता है, तो बाद में मैं उनको अरे पानी पी लो, अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, हिम्मत रखो यार, क्या है, पानी पियो अपने पानी। किसी बात पे किसी को यूं बच्चे किसी के साथ हो गया तो पानी पी लेता है, फिर मैं कहता हूं हेलो अब बात बताओ, तो भी उससे कई देर तक बताया नहीं जाता, वो कई देर तक यूं चुप बैठा रहता है, मेरी तरफ देखता है, फिर थोड़ी देर बाद में हिम्मत करके यूं बोलने लगता है, तो भी उससे ढंग से नहीं बोला जाता। ये एक स्वाभाविक रोने का गुण है, किस प्रकार का होता है। पर वो महिला जो अब तक जोर जोर से रो रही थी, उसको जैसे ही चुप कराया जाता वो चुप हो जाती, मतलब उसको सुबकियां आती नहीं है। और इतने में क्या होता है, हर घर में जिनके घर में डेथ हो रखी होती है उनके घर में 2-1 टाबर होते हैं 10-12 साल के, उन डमरुओं का एक ही काम होता है कि चाय पानी पकड़ाने, तो वो यूं थैली लेके घूमते रहते हैं। उनको कहा होता है कि जैसे कोई महिला रोती भी है आपको पहले पानी पकड़ाना है, बाद में चाय, तो हाथों हाथ को आ जाता पानी, तो पानी पी लेती है, मतलब थोड़ी देर में चाय, तो चाय आ जाती है। 2.5 मिनट बाद में वो महिला पड़ोसन से वैसी बात कर रहे थे चूड़ो कितक लाया, तेरे चूड़े की लगी हुई है, इनका मिनक मरा है मिनक। और ये महिलाओं का ढोंग 1000 सालों से जारी है। और आप जानते हो ये ढोंग किस लिए है, क्योंकि घूंघट होता है, इसलिए किसी को कुछ भी दिखता, इसलिए है लड़कियों, यदि कभी तुमसे कोई कहे कि घूंघट समाप्त किया जा रहा, तुम कहना नहीं, यह हमारा गहना है और घूंघट होना चाहिए, क्योंकि यदि घूंघट पूरी तरीके से समाप्त हो गए तो तुम्हारा ढोंग। इसलिए कभी नोटिस किया करो, गांव में आज भी इस प्रकार के लिए जाते हैं ना कभी, तो महिलाएं जो बड़ी उम्र की महिलाएं पल्लो ले लो, नहीं बोलते, रोना नहीं बोलते कि बेने नहीं पल्लो ले लो, इसका मतलब घूंघट खींच लो, टू नहीं निकालनी है, रोना नहीं है। पल्ला लेके बेने नहीं जर जर से, कई बेननियों को तो महारत हासिल होती है। ओ अभी देखो मैं, तुम बाकी वाली मत रोना, तुम सबके पालती के मैं ही रो दूंगी यहाँ। अब यही बात यहाँ लागू होती थी। पहले विदाई छोड़ो, मेरे ना मम्मी को और वैसे देखा, विदाई छोड़िए, साल में एक बार, 2 साल में मम्मी एक बार ऐसे निहाल जाती, वापस जब आते ना तो ही रोते, है ना। उसका कारण था, देखो उसका एक तो भाई विदाई के समय 13-14 साल की बच्चियों की शादी करते, उस बच्ची ने अपने घर से बाहर निकल के देखा ही नहीं था, वो अपने घर में ही रही। पहले गांव में 8-10 साल के होने के बाद बच्ची को ननियाल नहीं भेजते थे,
नहीं भाई नहीं भेजेंगे हमारे घर में, और कहीं भी नहीं भेजना, घर में रहे। तब लड़का वड़का देखना शुरू हो जाते, 13-14 साल की होती तब तक उसकी शादी कर देते। एक बच्ची जिसको पहली बार घर से किसी दूसरे घर में भेजा जा रहा है, उनमें से किसी व्यक्ति को जानती नहीं है, उसका रोना स्वाभाविक था कि कहां भेज रहे हो, अचानक मुझे यहां से क्यों निकाल रहे हो। मैं कहता हूं इस उम्र के किसी लड़के को भी हॉस्टल छोड़ा जाता है ना, वो भी रोता है कि मुझे कहां छोड़ के जा रहे हो, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, मम्मी नहीं पापा नहीं। 9-10 का बच्चा होता उसकी होती है, उस बच्चे के साथ भी होता। फिर पहले ससुराल वाकई ससुराल थे, जहां पे आपको सासू से, ननद से, देवर से, इनसे भी घूंघट करने हैं, जहां पर, और घूंघट भी वो जिसमें आगे कुछ भी नहीं दिखता है। मम्मी वो कहती है भाई रे मोटे मोटे ओढ़ने होते थे और आगे कुछ नहीं थे, इसलिए अब उसको चूंकि सामने दिखता नहीं था घूंघट में, इसलिए हमेशा नीचे देख के चलती। नीचे देख भाई, आप नीचे देखोगे तभी पता चलेगा आगे कोई ठोकर तो नहीं है और तो नहीं चल पा रहे हो, इसलिए धीमे चलती। इसलिए रिवाज ही बन गया कि नई नई बीननी नीचे देखेगी और धीमे धीमे चलेगी। अब जब दिख रहा है तो बापड़े नीचे क्यों देखे, पर अभी भी रिवाज, अभी भी नई बीननी ऊपर देखे चलो, देखो देखो बीननी में शर्म ही कोई है, तेज तेज चले तो देखो नई बीननी कैसे तेज तेज चल रही है, एकदम धीमे धीमे। तो वो आदत ही पड़ गई। तो मेरे कहा हम छोटे थे तो पापा कोई सामान मंगा देगा, सामान ला रहे इधर, और हम धीमे धीमे जाते के ब्यावली बीननी कुछ चले। तो भाई ब्यावली बीननी होती है वो धीमे धीमे चलेगी, यदि तुम ब्यावली बीननी नहीं हो तो तुम्हें कैसा चलना चाहिए, तेज तेज चलना चाहिए। तो पहले रोने का कारण था कि भाई वास्तव में ससुराल वैसे थे, कहानियां वैसी सुनी होती कि सासरे में ये सासू इस प्रकार कर देगी, ननद ये कर देगी, ये नहीं हुआ तो ये, वो नहीं हुआ तो उसको रोना आता। अब एक निश्चित उम्र के बाद शादी होती, पता होता है अपने, फिर जिन लोगों के बीच शादी हो रही उनमें से हम ज्यादातर को जानते हैं, बातचीत हो चुकी होती है, हम मिल चुके होते हैं, इसलिए उतना अब नहीं होता, अब रोना आता नहीं। पर फिर भी तुम लड़कियों को चूंकि भगवान ने विशेष गुण दिया है, और इसलिए भी आजकल तो नहीं रोती होगी तुम, की मेकअप भी तो खराब हो जाए 3 घंटे लगाए थे इसको, ऐसे कैसे हो सकता है, पर फिर भी आता है क्या अभी, तुम्हें क्या बता। नहीं, पर सबसे जोरदार तो वो होता है कि भाई उस समय सारे घर वालों को आना लग जाता है ना, विदाई का जो टाइम होता है उस समय लड़की नहीं, उसके परिवार वाले जो भी होते हैं सब यूं जीव काठा ही रखते हैं कि भाई अपने नहीं ढूंढ जाए, अभी यहां पर अपने को नहीं आ जाए, सबको आता ही है जी। तो उस समय जो लड़कियों के गीत गाए जाते हैं, गीत कौन से होते हैं आप सुनना इस बार। उस समय महिलाएं गाती है, कोयल बाई सिद्ध चाल्या, हमारे घर की कोयल तुम कहां जा रही हो इस समय, तो तुम्हारे लिए लड़कियों कौन सा गीत गाया जाएगा, आगे लिखो डोला मारू। डोला मारू लिखो, यह है सिरोही क्षेत्र का लोकगीत, इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ सिरोही रीजन। यह है सिरोही क्षेत्र का लोकगीत, इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ सिरोही रीजन। यह ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है, इट इज बेस्ड ऑन लव स्टोरी ऑफ ढोला मारू। यह ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है, इट इज बेस्ड ऑन लव स्टोरी ऑफ ढोला मारू। ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है, इट इज बेस्ड ऑन लव स्टोरी ऑफ ढोला मारू। यह ढाडी समाज के गायकों द्वारा गाया जाता है, इट इज संग बाय सिंगर्स ऑफ ढाडी कम्युनिटी। यह ढाडी समाज के, लिखवाया ना मैंने उसके अंदर, ढाडी समाज के गायकों द्वारा गाया जाता है, इट इज संग बाय सिंगर्स ऑफ ढाडी कम्युनिटी। ढाडी समाज के गायकों द्वारा गाया जाता है। अगला लिखो झोरावा। कौन सा है, जोरा। देखो यह है जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत, इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ जैसलमेर रीजन। यह है जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत, इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ जैसलमेर रीजन। यह है जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत, इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ जैसलमेर रीजन, जो किसी की याद में गाया जाता है, विच इज संग इन मेमोरी ऑफ समवन। बेसिकली किसी की डेथ वगैरह हो जाए उनकी याद में जो गाए जाते हैं, जो किसी की याद में गाया जाता है, विच इज संग इन मेमोरी ऑफ समवन, जो किसी की याद में गाया जाता है, विच इज संग इन मेमोरी ऑफ समवन।
अगला लिखो हिचकी। लिखो यह है मेवात क्षेत्र का लोकगीत। इनके क्षेत्र याद रखना ना, और कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, क्षेत्र पूछेंगे। यह है मेवात क्षेत्र का लोकगीत। इट्स ए फोक सॉन्ग ऑफ मेवात रीजन। यह है मेवात क्षेत्र का लोकगीत। इट्स ए फोक सॉन्ग ऑफ मेवात रीजन। यह है मेवात क्षेत्र का लोकगीत। इट्स ए फोक सॉन्ग ऑफ मेवात रीजन, जो किसी की याद में गाया जाता है। विच इज संग इन मेमोरी ऑफ समवन। आवा हिचकी, बेरन आवा हिचकी। कोई बादी लोग पुकारा बेरन आवा हिचकी, जो किसी की याद में गाया जाता है। विच इज संग इन मेमोरी ऑफ समवन। अगला लिखो बिछुड़ो। बिछुड़ो, मैं तो मरी होती राज खा गयो बेरी बिछुड़ो। लिखो यह है हड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। इट्स ए फोक सॉन्ग ऑफ हड़ौती रीजन। क्षेत्र याद रखने इनके ना। यह है हड़ौती क्षेत्र का लोकगीत। इट्स ए फोक सॉन्ग ऑफ हड़ौती रीजन। नाम से पता ही चल रहा है, एक महिला को बिच्छू खा गया, वो मरने वाली है, तो अपने पति को कहती है भाई मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी कर लेना। ऐसी अच्छी महिलाएं कहां होती है? हाड़ौती क्षेत्र में कहां होती है? तो लड़कों हाँ नहीं, तेरे तैयार होने से क्या होता, आगे भी तो कोई होना चाहिए। तू तो तैयार है, तू तो कह रहा बोले वेस्ट इंडीज ले जाओ। आगे लिखो फोक म्यूजिक स्टाइल्स, लोक गायन शैलियां। तो मेरे एक फ्रेंड है, तो हमने साथ में ग्रेजुएशन किया। मैं पढ़ने के लिए ना गया था, उन्होंने बाद पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी, वो बिजनेस में लग गए। वो इकलौते, फिर मम्मी ने उनके कहना शुरू कर दिया भाई तेरी शादी करते हैं, शादी करते हैं। उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं करूंगा, थोड़े दिन बाद करूंगा, थोड़े दिन बाद करूंगा। ये तो क्या था, आप पढ़ रहे होते तो घर वाले कहते भाई अभी तो पढ़ रहे, अब आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे। फिर घर वालों को रहती है भाई कमाई नहीं कर रहा तो नहीं कर रहे, तो आप कमाई भी करने लग गए। फिर घर वालों को लगता अब तीसरा काम क्या बचा, शादी बचा करते। तो मेरे फ्रेंड हंसते हैं कि मैं एक दिन कहीं बाहर से आया तो मम्मी रसोई में खाना बना रहे थे, मैं सीधा रसोई में गया और मैंने जाके मम्मी कहा मम्मी खाना, तो मम्मी वो डेली वाला जो रूटीन था उनका स्टार्ट हो गया कि मेरे तो घुटनों में दर्द रहता है, मेरे से रोटियां आज बने कल बने, तेरे को 100 बार कह दिया ब्याह कर देते हैं, बीननी आ जाए तो थोड़ा काम में सारा लगाई ये वो। तो मैं कुछ नहीं, मैं चुपचाप मेरे खाने पे कंसंट्रेट करूं, मैं बोल ही नहीं रहा। तो मम्मी ने कहते कहते ने कहा कि वो फिल्मों में जो करते हैं वो ब्याह करना है तो वो भी कर ले। वो लव मैरिज तो उनको नाम आया नहीं, क्यों फिल्मों में दिखाते हैं वैसा कुछ। भाई तू हमारी मर्जी से नहीं करे, तेरा कोई तो बता दे भाई, वो करते हैं और तो क्या करें, कि वो फिल्मों में जो करते हैं वो करना तो कर ले। तो वो कहे मैं फिर भी नहीं, क्योंकि पापा बाहर बरामदे में बैठे बैठे पेक ले रहे थे। तो पापा ने भी ये बात सुनी, पर पापा ने भी कुछ नहीं बोला। दो एक तब तक मम्मी लगातार उस पर बोल ही रही थी कि बोलता भी नहीं है, कुछ बताता भी नहीं है, क्या है तेरे क्या नहीं है, अब सारी छूट तो दे दी तेरे को, और फिल्मों वाले करने तो फिल्मों वाले कर ले। तब तक पापा के 2 एक पेक हो गए थे। तो पापा ने तब 2 एक पैक होने के बाद वापस कहा गया, वो तू क्या कर रही थी, इसका कौन सा ब्याह करे। क्योंकि वो आजकल जो दिखाते हैं नए नए टाबर जो करने लग गए, ये फिल्मों में दिखाते हैं, वैसा कुछ करना हो तो कर ले। क्योंकि लव मैरिज का हाँ हाँ वही कर ले। क्योंकि पापा बाहर बैठे बैठे के उसके लिए 2 लोग चाहिए होते हैं। सामने वाला भी तो कोई लव करता हो, इससे कौन करे, तो अपने ही करेंगे, बाकी पार पड़ेगी नहीं इससे। तो तू तो तैयार है, तेरे तैयार होने से क्या हो, सामने भी तो हो भाई साहब। लिखो लोक गायन शैली पे लिखो मांड। मांड सुनो देखो, मांड ना कोई टाइम में हमारे जैसलमेर का पुराना नाम था। जैसलमेर का पुराना नाम क्या था? मांड। अतः जैसलमेर में जो लोक गायन शैली विकसित हुई उसका नाम भी क्या हो गया? मांड। लिखो मांड जैसलमेर का पुराना नाम था। मांड वॉज एंशिएंट नेम ऑफ जैसलमेर।
मांड जैसलमेर का पुराना नाम था। मांड वॉज एंशिएंट नेम ऑफ जैसलमेर। मांड जैसलमेर का पुराना नाम था। मांड वॉज एंशिएंट नेम ऑफ जैसलमेर। अतः इस क्षेत्र में, सो इन दिस एरिया, अतः इस क्षेत्र में, सो इन दिस एरिया, यह लोक गायन शैली विकसित हुई। दिस फोक म्यूजिक स्टाइल वॉज डेवलप्ड। यह लोक गायन शैली विकसित हुई। दिस फोक म्यूजिक स्टाइल वॉज डेवलप्ड। यह लोक गायन शैली विकसित हुई। दिस फोक म्यूजिक स्टाइल वॉज डेवलप्ड। लाइन चेंज करके लिखो। कालांतर में, लेटर ऑन, कालांतर में, लेटर ऑन, यह राजस्थान के अन्य भागों में भी लोकप्रिय हुई थी। इट ऑल्सो बिकेम पॉपुलर इन अदर एरियाज ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान के अन्य भागों में भी लोकप्रिय हुई थी। इट बिकेम पॉपुलर इन अदर एरियाज ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान के अन्य भागों में भी लोकप्रिय हुई थी। इट बिकेम पॉपुलर इन अदर एरियाज ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान के अन्य भागों में भी लोकप्रिय हुई थी। मुख्य गीत बराबर लिखो। केसरिया बालम पढ़ा है हमने पहले भी। मैंने केसरिया बालम लिखा है, तब लिखा था मांड गायन शैली में गाया जाता है। देख लो, मुख्य गीत, मेन सॉन्ग बराबर लिख लो केसरिया बालम। मुख्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम। मुख्य कलाकार लिखो, आर्टिस्ट कौन कौन हुए। मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, उतारो, फिर अपने एक एक की बात करेंगे। लिखो साथ साथ में, और याद करो नाम हो सके तो अभी। बीकानेर में दो गायिकाएं हैं, नाम बताओ दे, क्या क्या नाम है उनके? अल्लाह जिलाई बाई और गौरी बाई। पाली में कौन? बीकानेर वाले गौरी बाई अलग, पाली वाले गौरी बाई अलग। उदयपुर में, जोधपुर में और जयपुर में। अब कई बार कोई देगा मांड गायिकाएं और क्षेत्र सुमिलित कीजिए, मिला सकते हो? बताओ बीकानेर में कौन कौन? पाली में, उदयपुर में, जोधपुर में और जयपुर में। याद रह जाएंगे नाम? अच्छा। पर आजकल क्या आरपीसी ने थोड़ा इनका कंटेंट चेंज कर दिया। अब क्या करते हो, पुराने वाले तो पूछते नहीं, आजकल किसी को नया अवार्ड वगैरह मिला होता है उनको पूछ लेते हैं। तो अभी जैसे 2022 में एक गायिका हुए, उनका नाम था बतूल बेगम। क्या नाम था? अपने जयपुर के एक बतूल बेगम हुए और उनको इसके लिए एक अवार्ड मिला था, नारी शक्ति पुरस्कार। कौन सा मिला? मांड गायन शैली के लिए। किसके लिए? अब वो ये सवाल पूछ लेते हैं, मांड गायन शैली के लिए हाल ही में कौन सी एक कलाकार को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था, है ना? या वही दे देते 2022 ईस्वी में बतूल बेगम को किस बात के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था?
मांड गायन या मांड गायन शैली के लिए बतूल बेगम को हाल ही में इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया गया? हाँ, तो आजकल ये सवाल ज्यादा आते हैं, तो उतार लो और बॉक्स में बंद कर लो अलग से। नारी शक्ति अवार्ड, गायन शैली किस प्रकार की भाई? कोई स्पेशल एक तरीका जिसमें कोई गाए भाई? मांड गाने का तरीका अलग, दूसरे हम आगे पढ़ेंगे उनको गाने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो वैसे जैसलमेर वालों गाने का तरीका अलग हो गया, भरतपुर वालों गाने का तरीका अलग हो गया। जिस क्षेत्र की स्टाइल क्या होती है, मैं तुम्हारे पढ़ने की स्टाइल, मेरे पढ़ने की स्टाइल, किसी क्रिकेट खेलने की स्टाइल, वैसे गाने की स्टाइल। लोक लोक गा रहे, जनता गा रही है, कोई स्पेशल लोग नहीं है अलग से, तो लोक गायन शैली। तो बतूल बेगम को कौन सा पुरस्कार मिला? है ना। अब है ना, कभी आप करंट हालांकि पढ़ते नहीं, आप तो निकमे हो एक तो सारे के सारे, वरना कभी अखबार वगैरह पढ़ोगे तो आप कभी और पढ़ोगे। ये नारी शक्ति पुरस्कार हर 8 मार्च को मिलता है। कब मिलता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है तो महिला दिवस को मिलता है। हमारे भारत सरकार का जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय होता है, कौन सा मंत्रालय, वो हर साल कई महिलाओं को यह पुरस्कार देता है, और अपने महिलाओं, स्पेशली केवल महिलाओं को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो आप अब की बार कभी देखोगे तो और किसी का नाम आएगा कि फलानी महिला को इस बात के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया, तब आपको याद आना चाहिए कि हाँ यार, ये तो अपना पढ़ा हुआ है, मांड गायन शैली के लिए मिला हुआ है। वो किसको मिला हुआ है? किसको? बतूल को। अगली लिखो, 2 नंबर गायकी लिखो, मांगनी यार। मांगनियार तो अपन ने पढ़ा था, एक व्यावसायिक जाति पढ़ी थी मांगनियार। तो उस जाति द्वारा जो लोक गायन शैली विकसित की गई उसका नाम भी क्या गया? मांग। बेसिकली जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में रहते हैं, तो कौन से क्षेत्र में होगी? जैसलमेर बाड़मेर लिखो। जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में, इन जैसलमेर बाड़मेर रीजन्स, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में, इन जैसलमेर बाड़मेर रीजन्स, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में, इन जैसलमेर बाड़मेर रीजन्स, मांगनियार समुदाय के गायकों द्वारा, सिंगर्स ऑफ मांगनियार कम्युनिटी, मांगनियार समुदाय के गायकों द्वारा, सिंगर्स ऑफ मांगनियार कम्युनिटी, मांगनियार समुदाय के गायकों द्वारा यह लोक गायन शैली विकसित की गई थी। डेवलप्ड दिस फोक म्यूजिक स्टाइल, यह लोक गायन शैली विकसित की गई थी। डेवलप्ड दिस फोक म्यूजिक स्टाइल, यह लोक गायन शैली विकसित की गई थी। डेवलप्ड दिस फोक म्यूजिक स्टाइल। मुख्य वाद्य यंत्र लिखो। एक तो है कमाईचा, एक है खड़ताल। आगे वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तब मैं और अपने फोटो देखेंगे इन सब के, इनको सबको बजाते हुए वैसे देखेंगे। अभी तो आप एक बार लिख लो, एक कमाईचा, दूसरा कौन सा? खड़ताल। कमाईचा वास्तव में ईरान का एक वाद्य यंत्र था, हम आगे पढ़ेंगे। 17 तार होते हैं इसमें। कितने तार होते हैं? तो तार यूं बजाए जाते हैं। खड़ताल कभी आपने देखी हो तो वो दोनों हाथों में लेके ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो कौन सी होती है आपकी? खड़ताल। तो 2 वाद्य यंत्र है, कौन कौन से? कमाईचा और खड़ताल। मुख्य कलाकार लिखो। साकर खान है जो कमाईचा अच्छा बजाते हैं। कमाईचा प्लेयर्स, कमाईचा वादक, कमाईचा प्लेयर लिख लेना।
एक सदीक खान है, उसे उन्हें खड़ताल का जादूगर कहते हैं भाई। खड़ताल अच्छी बजाते, मैजिशियन ऑफ खड़ताल, खड़ताल का जादूगर, मैजिशियन ऑफ खड़ताल। सागर खान क्या अच्छा बजाते, कमायचा। सदीक खान क्या अच्छा बजाते, खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है, सदीक। किसे कहा जाता है, सदीक। अब सुनना देखो, ये जो सदीक खान है कौन से समुदाय के, कौन से, मंगने। इनके नाम पे राजस्थान सरकार ने एक संस्था बनाई, लोक कला अनुसंधान परिषद। क्या बनाई, फोक कल्चर रिसर्च काउंसिल। क्या बनाई, फोक कल्चर रिसर्च काउंसिल, या हिंदी में क्या बोलते हैं, लोक कला अनुसंधान परिषद। किसके नाम पे, 2003 में बनाई गई। कब बनाई गई, जयपुर में। कहां बनाई गई, है ना। अब तीन सवाल बनते हैं। एक सवाल तो है कि लोक कला अनुसंधान परिषद किसके नाम से स्थापित की गई, कहां स्थापित की गई, कब स्थापित की गई। अब एक सवाल सीधा, सदीक खां मंगनियार लोक कला अनुसंधान परिषद कहां है, तो ऑप्शन देता है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर। अपने सबसे पहले जयपुर कट करते हैं, अपने लगता है जैसलमेर बाड़मेर की गायकी तो वही होगी, फिर अपने एक दिमाग लगाते हैं नहीं, जैसलमेर बाड़मेर के पास बड़ा शहर जोधपुर, तो होना वो कहां पर है, जोधपुर पर। नहीं, ये कहां पर खोली हुई है, क्या नाम पूरा बताओ, लोक कला अनुसंधान फोक कल्चर रिसर्च काउंसिल। ये फोक कल्चर रिसर्च काउंसिल कब बनाई गई, कहां पे, ऐसा कैसा उतार के बॉक्स में बंद कर लो, फोक कल्चर रिसर्च काउंसिल। सदीक खां मंगनियार फोक कल्चर रिसर्च काउंसिल कहां पर है, कब स्थापित हुई। एक करंट में अपने अनवर खान को इनके लिए पद्मश्री मिला, तो उनका नाम लिख लो, अनवर खान जी का नाम लिख लो। उनको साकर खान को उनको भी मिला हुआ है, पर आजकल के करंट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। तो मंगनियार गायकी के लिए हाल ही में किसे पद्मश्री दिया गया, तो किसे दिया गया, अनवर खान, 2021 में। आपने क्या पुराने वालों के नाम तो याद कर लेते हैं, करंट आप पढ़ते नहीं हो तो ये नाम याद नहीं होते। आरपीसी इधर पूछ लेती है, फिर आपको जो नोट्स में से तो आए नहीं सर। बॉक्स बंद कर लो इसको भी अलग से, ताकि आपको याद रहे। अब से मान लो, और मान लो इस साल भारत सरकार और किसी को दे दे, आप यही नोट्स में ऐड कर लेना। करंट की कोई चीज पढ़ोगी, भाई इस बार भारत सरकार का दे भाई मंगनियार गायकी के लिए फलाने जी को और दे रहे हैं, आप एक और लिख लेना साथ में, अपने आप नोट्स तैयार हो जाएंगे। अगला गायकी लिखो भाई, लंगा। वही जैसलमेर बाड़मेर वाले इलाके में, और लंगा समुदाय द्वारा जो लोक गायन शैली विकसित की गई उसका नाम ही क्या हो गया, लंगा। लिखो, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में, इन जैसलमेर बाड़मेर एरिया, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में, इन जैसलमेर बाड़मेर एरिया, लंगा समुदाय के गायकों द्वारा, सिंगर्स ऑफ लंगा कम्युनिटी, लंगा समुदाय के गायकों द्वारा, सिंगर्स ऑफ लंगा कम्युनिटी, लंगा समुदाय के गायकों द्वारा, सिंगर्स ऑफ लंगा कम्युनिटी। यह लोक गायन शैली विकसित की गई थी। दिस फोक म्यूजिक स्टाइल वॉज डेवलप्ड
यह लोक गायन शैली विकसित की गई थी। दिस फोक म्यूजिक स्टाइल वॉज डेवलप्ड। यह लोक गायन शैली विकसित की गई थी। दिस फोक म्यूजिक स्टाइल वॉज डेवलप्ड। मुख्य वाद्य यंत्र लिखो। एक तो दोनों में कॉमन ही है कमाईचा, तो एक इनका अलग से सारंगी। सारंगी सुना ही होगा नाम आपने। एक जैसे से होते हैं कमाईचा सारंगी, थोड़े अंतर होते हैं। कमाईचे में 17 तार होते हैं, सारंगी में 27 तार होते हैं। तार से बजने वाले जो भी वाद्य यंत्र, उनमें सबसे अच्छा वाद्य यंत्र सारंगी होता है। कौन कौन से वाद्य यंत्र बताओ देखिए। कमाईचा और सारंगी। मुख्य गीत लिखो इनका। निम्बूडा, लाद्यो माने काचा काचा पका पका, हम दिल दे चुके सनम। मूवी का गाना है ना, तो लंगाओं का गाना है। तो अपने लंगे गा रहे हैं उसको 500-700 साल से। हिट तब हुआ जो मूवी में आया। हम दिल दे चुके सनम गाई तो है। लाद्यो माने काचा काचा पका पका निम्बूडा। एक महिला है, अपने पुराना गाना। एक कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है, वो अपने पति को ये बात बताना चाहती है, सीधे सीधे बता नहीं पाती, तो वो उसको कहती है मुझे खट्टी मीठी चीजें ला के दो, तो निम्बूडा है। अगला लिखो तालबंदी। मिडाइवल होगी ना आपके, तो आपने मिडाइवल में एक बादशाह पढ़ा होगा, औरंगजेब। और आपने पढ़ा होगा, उन्हें संगीत का जनाजा निकाल दिया। पढ़ा था आपने। तो भाई साहब आज के बाद किसी ने गीत गाया ना, जबान काट लूंगा मैं। तो जब औरंगजेब ने संगीत पे रोक लगाई, तो खूब सारे संगीतकार राजस्थान आ गए। कहां पर आ गए? राजस्थान आ गए थे अपने। और मथुरा के आसपास के कई साधु थे। कहां के? कौन? साधु सन्यासी। साधु सन्यासी भजन कीर्तन करते हैं। अब औरंगजेब ने कहा ये भी गाना बजाना बंद करो, फिर वो साधु सन्यासी भी अपने इधर आ गए। तो अब मथुरा से राजस्थान की तरफ आएंगे, तो कौन से राजस्थान में आएंगे? पूर्वी, है ना, भरतपुर अलवर ये वाले, करौली सवाई माधोपुर, इसमें आएंगे। उन साधु सन्यासियों ने इस पूर्वी राजस्थान में जो लोक गायन शैली विकसित की, उसका नाम क्या है? लिखो। देखो, जब औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी थी, व्हेन औरंगजेब पुट बैन ऑन म्यूजिक, वो भी जोरदार आदमी था। ना कोई पेंटिंग बनेगी, ना कोई म्यूजिक होगा। जब औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी थी, व्हेन औरंगजेब पुट बैन ऑन म्यूजिक, जब औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी थी, तब मथुरा क्षेत्र के साधु सन्यासी, देन सेंट्स ऑफ मथुरा रीजन, तब मथुरा क्षेत्र के साधु सन्यासी, देन सेंट्स ऑफ मथुरा रीजन, मथुरा क्षेत्र के साधु सन्यासी, मथुरा क्षेत्र के साधु सन्यासी पूर्वी राजस्थान आ गए थे, कैम्पटूस्टन राजस्थान। पूर्वी राजस्थान आ गए थे, कैम्पटूस्टन राजस्थान। पूर्वी राजस्थान आ गए थे, कैम्पटूस्टन राजस्थान। तथा इन्होंने यह लोक गायन शैली विकसित की थी। एंड दे डेवलप्ड दिस फोक म्यूजिक स्टाइल। यह है कौन सी? तथा इन्होंने यह लोक गायन शैली विकसित की थी। एंड दे डेवलप्ड दिस फोक म्यूजिक स्टाइल। मुख्य वाद्य यंत्र लिखो। नगाड़ा। नगाड़ा तो सुना ही है। नगाड़ा 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 बजा। क्या होता है, क्या बता रही है तुम? हाँ, रुस्तम जी को नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया गया। पता था? तुम्हारे बनोगे, तुम्हारे स्वागत में क्या बजाए जाएंगे? बोलो जोर से। मरे मरे बोल रहे हो। क्या बता सर, बजेगा कि नहीं बजेगा, होगा कि नहीं होगा? मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? नगाड़ा। तो 4 म्यूजिक वो स्टाइल है हमारी। कौन कौन सी? मांड, लंगा, मांगणियार। मांड पूरे राजस्थान में, लंगा मांगणियार पश्चिमी राजस्थान, और ये आपकी कहां पे होगी? पूर्वी। ठीक है, अब लिखो। राजस्थान के संगीत घराने, म्यूजिक घराना जो राजस्थान। राजस्थान के संगीत घराने। नए पेज पे लिख कंजूस। नए पेज निकाल।
राजस्थान के संगीत घराने, म्यूजिक घराना ऑफ राजस्थान। अब देखो, कोई एक म्यूजिशियन हुए, उन्होंने कोई एक प्रकार के गीत गाए, स्पेशल कोई एक राग विकसित की, एक कोई गीत गाया। अब उनके चेले ने उस राग को कंटिन्यू किया, उनके चेले ने उस राग को कंटिन्यू किया, तो लगातार एक परंपरा बन गई। उस परंपरा को बोलते हैं घराना। क्या बोलते हैं? क्योंकि म्यूजिक से संबंधित, इसलिए क्या हो गए? म्यूजिक घराने। तो हम तीन चीजें पढ़ेंगे, सुनना। देखो, ये तो घराने का नाम क्या है, ये कौन सा घराना है। दूसरा हम पढ़ेंगे उसका फाउंडर कौन था, भाई वो शुरू किसने किया। तीसरा पढ़ेंगे उसको आगे बढ़ाने वाला कोई आर्टिस्ट कौन हुआ था। तो तीन हेडिंग डाल लो ऊपर। घराना, उसके फाउंडर्स और मेन आर्टिस्ट। घराना, प्रवर्तक और मुख्य कलाकार। एक एक पढ़े। पहला लिखो जयपुर। जयपुर घराने को शुरू करने वाले थे, उनका नाम था भूपत खां। क्या नाम था? पर इनके गानों को सुन के लोगों का मन रंगीन हो जाता, इस लोग इनको कहते मनरंग। क्या कहते? आपके मिडिवल में कहीं पर नाम आए थे क्या, दो सदारंग और अदारंग? नहीं आए? मॉडर्न हुई नहीं होगी आपके? है? नाम बताए सर ने? सदारंग अदारंग बताए थे। हाँ, मुगलों के दरबार में दो थे। हाँ, आगे मोहम्मद शाह रंगीला एक बादशाह हुआ था, उसके दरबार में दो थे, एक सदारंग और एक अदर। फिर उनमें से कोई एक फैमिली अपने जयपुर की तरफ आ गई थी, तो वो कौन हो गए? मनरंग। वास्तव में नाम क्या था? भूपत खां। पर उनके गीतों को सुन के लोग राजी हो जाते, नाम ही क्या पड़ गया? मनरंग। कौन सा घराना शुरू किया? इसको आगे बढ़ाने वाले थे, उनका नाम था मोहम्मद अली खां। और ये मोहम्मद अली खां जो थे, इनके पास जयपुर में कोठी थी भाई साहब, तो इनको बोलते कोठी वाले। तो पूरा नाम क्या हो गया? मोहम्मद अली खां कोठी। और इन्होंने अपना नाम रखा था हर रंग। ये हर आदमी अपने गाने सुन के रंगीन हो जाता भाई साहब। तो मोहम्मद अली खां कोठी वाले का एक और नाम क्या था? हर रंग। मोहम्मद अली खां कोठी वाले किस नाम से जाने जाते? हर रंग। आपको जयपुर में इनको कहता कि मोहम्मद अली खान साहब गीत सुना दो यारो, तो ये कहते होंगे कि आओ कभी कोठी पे। हवेली थी, इनके पास क्या थी? कोठी थी। तो जयपुर घराना किसने शुरू किया? भूपत खां। उनका एक और नाम आगे किसने बढ़ाया? मोहम्मद अली खां कोठी वाले। और उनका एक और नाम हर रंग। बाद में यहां जयपुर से दो बंदे चले गए थे पटियाला। कहां चले गए? लिखो पटियाला घराना। जयपुर से गए थे, तो कौन से घराने की ब्रांच हो गई? जयपुर घराने की। नीचे लिख लो, जयपुर घराने की शाखा, ब्रांच ऑफ जयपुर घराना। पटियाला घराना कौन से घराने की शाखा है? जयपुर घराने की। इसको शुरू करने वाले दो आदमी थे, देखो नाम सुनना पहले। एक बंदे का नाम था अली बख्श। क्या नाम था? लोग प्यार से कहते आलिया। क्या कहते? नाम तो क्या था? लोग प्यार से क्या कहते? एक का नाम था फतेह अली। क्या नाम था? और फतेह अली को लोग प्यार से कहते फत्तू। तो दोनों कौन हो गए? आलिया फत्तू। कौन हो गए? लिख लो, आलिया फत्तू। तो आलिया फत्तू ने कौन सा घराना शुरू किया? पटियाला घराना, जो कि कौन से घराने की शाखा थी? जयपुर घराने। एक बार टोंक में अपने एक नवाब थे, उनका नाम था इब्राहिम खान। नाम उतार ली दोनों? टोंक के नवाब है, नवाब का नाम क्या था? इब्राहिम। उनके दरबार में दोनों गए, भाई आलिया फत्तू गए।
और आलिया पत्तून जाके अच्छा सा म्यूजिक सुनाया और इब्राहिम खान बड़े राजी हुए। और नवाब साहब ने कहा अरे यार कितना डिसिप्लिन म्यूजिक है तुम्हारा। ये डिसिप्लिन या तो सेना के अंदर जनरल और कर्नल में होता है, या तो सेना के अंदर डिसिप्लिन होता है, या तुम्हारे म्यूजिक में डिसिप्लिन है। जैसे सेना के अंदर जनरल और कर्नल होते हैं, आज के बाद तुम दोनों क्या हो संगीत के, तो इनको क्या उपाधि मिली, किसने उपाधि दी? नवाब इब्राहिम खान कहां का राजा था? लिखो, इन्हीं के नीचे लिखो। टोंक के नवाब इब्राहिम खान ने, टोंक्स नवाब इब्राहिम खान, टोंक के नवाब इब्राहिम खान ने, टोंक्स नवाब इब्राहिम खान, टोंक के नवाब इब्राहिम खान ने इन्हें जनरल व कर्नल की उपाधि दी थी। गेव हिम टाइटल्स ऑफ जनरल एंड कर्नल। फौज में होते हैं जनरल कर्नल, वैसे तुम दोनों संगीत के क्या हो? जनरल कर्नल। इन्हें जनरल कर्नल की उपाधि दी थी। गेव हिम टाइटल्स ऑफ जनरल कर्नल। और फिर इसको आगे बढ़ाने वाले एक बहुत अच्छे संगीतकार हुए जो बाद में पाकिस्तान चले गए थे आजादी के बाद में, गुलाम अली। फतेह अली के वंशज थे। तो पटियाला घराना कौन से घराने की शाखा है? किस किसने शुरू किया? अली बख्श, और जिन्हें लोग प्यार से क्या कहते? और टोंक के नवाब इब्राहिम खान ने क्या कहा? और इस घराने के मुख्य कलाकार कौन हुए? कौन हुए? गुलाम। यूपी में एक जगह पड़ती है अतरौली, वहां के कुछ लोग अपने जयपुर आ गए थे, तो ये भी बाद में कौन से घराने की शाखा हो गई? जयपुर। लिख लेना भाई, जयपुर घराने की शाखा, ब्रांच ऑफ जयपुर घराना। इसको शुरू करने वाले थे साहब खान। किसने शुरू किया? साहब खान। और आगे बढ़ाने वाले थे मानतोल खान। मानतोल खान को कहा जाता था रुलाने वाले फकीर। उनके गाने सुन के लोग रोने लग जाते, इसलिए नहीं कि बहुत बुरा गाते थे, सैड सॉन्ग गाते थे। अरिजीत सिंह थे, तो जिन जिनको नए नए झटके लगे होते, जिनका ब्रेकअप हो रखा होता, मानतोल खान। तो कोई दो सवाल, एक तो ये कि मानतोल खान किस नाम से जाने जाते हैं, या कोई पूछेगा रुलाने वाले फकीर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये कौन से घराने से जुड़े हुए थे? जो घराना कौन से घराने की शाखा था? और ये शुरू करने वाले कौन थे? साहब खान। कौन थे? साहब। अगला लिखो, मेवाती घराना। मेवाती घराना शुरू करने वाले थे घग्गे नजीर खां। क्या नाम था? घग्गे नजीर। और आगे बढ़ाने वाले थे पंडित जसराज। पंडित जसराज तो बड़ा नाम है, सुना होगा आपने। आपसे कोई पूछेगा पंडित जसराज कौन से घराने से जुड़े हुए हैं, तो कौन से घराने से? मेवाती घराना। मेवाती घराना शुरू किसने किया था? घग्गे नजीर खां। किसने शुरू किया? राजा महाराजाओं का टाइम था। जोधपुर में अपने एक राजा हुए थे, उनका नाम था जसवंत सिंह। क्या नाम था? ये जो घग्गे नजीर खां है, जसवंत सिंह के दरबारी संगीतकार थे। किसके दरबारी संगीतकार है? लिख लो इनके नीचे, जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी संगीतकार, कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी संगीतकार, कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह। किसके कोर्ट में थे? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह कहां का राजा है? जोधपुर। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी संगीतकार, कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह। अच्छा, मिडिवल पढ़ी आपने, तो मिडिवल के अंदर आपने तानसेन जी का नाम पढ़ा होगा। तानसेन किसके दरबार में?
अकबर। अब बाद में तानसेन का बेटा जहांगीर, तानसेन का पोता शाहजहां, अब आ गया औरंगजेब। औरंगजेब ने कहा भाई साहब डमरू बंद करो। है मेरी बात वापस सुनो। तानसेन किसके दरबार में? अब तानसेन का बेटा जहांगीर के दरबार में, तानसेन का पोता शाहजहां के दरबार। क्या गलत है इस लाइन में? तुम्हें लगता है इसकी उम्र हो रही है तो भूल जाता होगा? नहीं, सब याद रहता है मुझे। बाद औरंगजेब तक आते आते म्यूजिक पे रोक लग गई, तो उनकी एक फैमिली अपने जयपुर आ गई। कहां पर आ गई? जयपुर। सेन की फैमिली है, इसलिए घराना हुआ सेनिया। कौन सा घराना हुआ? लिख लो। उनकी कोई ब्रांच थी जी। शुरू करने वाले सूरज सेन, आगे बढ़ाने वाले थे अमृत सेन। मेवाती घराना, मेवात से जोधपुर राजा के दरबार में थे वो, बताए तो है। अगले घराने का शुरू करने वाले थे, उनका नाम था अल्लाह दिया खां। क्या नाम था? इसलिए घराने का नाम भी हो गया अल्लाह दिया खां का घराना। ये अपने यहाँ जयपुर के पास में एक जगह पड़ती है, आपने कभी नाम सुना हो तो, उनियारा। उनियारा रहते थे। तो अल्लाह दिया खां का घराना किसने शुरू किया? अल्लाह दिया खां। और एक मराठी सिंगर भी, जिनकी अब तो डेथ हो गई कोरोना से ठीक पहले, वो इसे जुड़े हुए थे, किशोरी अमोणकर। ये कर जिनके पीछे भी लगता है, ये सारे महाराष्ट्र के। आगरकर, तेंदुलकर, कानितकर, वेंगसरकर, मंजरेकर, गावस्कर, पर्रीकर, मंगेशकर, तो सब। अभी कल पाकिस्तान को जिसने हराया, यूएसए वाला बॉलर, क्या नाम उसका, सौरभ नेतवलकर, है ना? तो नेतवलकर, तो वो अपने विराट कोहली, वो दोनों अंडर 19 साथ खेले हुए हैं। वो इंडिया का ही बॉलर है। अब इंडिया वाले कहीं यहाँ पे मिला नहीं, तो यूएस चले गए नौकरी करने के लिए, वहां वाली टीम में सेलेक्ट हो गए, कल पाकिस्तान को चेप दिया। इरफान पठान कमेंट्री में मजे ले रहा था कि इंडिया की बी टीम ने पाकिस्तान को हराया। मैं तो बी भी नहीं है, सी डी है। अपने तो बी भी स्ट्रांग बनती है इससे अच्छी। तो मैं आज फिर मैं पाकिस्तान वालों का वीडियो देख रहा था सुबह सुबह, तो मैच से पहले के पाकिस्तान के वीडियो है कि आपको क्या लगता है आज अमेरिका और पाकिस्तान के मैच को लेके? पाकिस्तान वाले कई कह रहे हैं कि ये एकमात्र जगह जहां पर पाकिस्तान अमेरिका को हरा सकता है। इसके अलावा तो पाकिस्तान किसी भी क्षेत्र में अमेरिका को, एक में मोहम्मद हफीज जो उनका शायद वो बना हुआ आजकल कोच वोच जो भी बना, तो उसका मैं कहीं सुन रहा था, तो एंकर कह रही है वो बैठा है और को अच्छा वो तो उसने तो ये डायलॉग दिया था कि एकमात्र जगह है यहाँ पर। एक कोई और कार्यक्रम उसमें एंकर बैठा है, तो कह रहा है कि पाकिस्तान अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान आयरलैंड से हार गया था 3 मैचों की सीरीज में। पहला मैच आयरलैंड वालों ने हरा दिया था। तो कहा कि पाकिस्तान को आयरलैंड से डरना चाहिए और आयरलैंड भी पाकिस्तान को हरा सकता है। तो एक वो दूसरा कहे कि इस प्रकार तो पाकिस्तान को फिर अमेरिका से भी डरना चाहिए। तो एंकर कहता है वो तो डरता ही है। वो ठीक खेलते रहते हैं। तो अल्लाह दिया खां घराना किसने शुरू किया? अल्लाह दिया खां। आगे बढ़ाने वाली गायिका कौन? अमोणकर, किशोरी। अब बड़ी सिंगर भी किशोरी ताई बोलते थे। ताई, ताई का मतलब मराठी भाषा में बड़ी बहन। दीदी, दीदी को क्या बोलते हैं? मम्मी को आई। मम्मी क्या कहते हैं? और दीदी को? तो लड़कियों आज से तुम दीदी नहीं कहोगी, आपस में एक दूसरे क्या कहोगी? हाँ, अपनी ताई अलग होती है। अपनी ताई ताऊ वाली ताई है। चलो अगला घराना लिखो। बीनकार। पहले एक लिख लो रंगीला, पहले एक लिखना रंगीला। शुरू करने वाले थे रमजान अली, और इनका नाम ही था मियां रंगीले।
रंगीले मियाँ के नाम से जानते, इसलिए घराने का नाम ही क्या हो गया? रंगीला घराना। क्या हो गया? कोई ढंग का बंदा हुआ नहीं भाई आगे चल के, तो आपने खाली छोड़ दो। अगला घराना लिखो बीनकार। ये शुरू करने वाले थे रज्जब अली खां बीनकार। और इसमें भी कोई आगे ढंग का बंदा नहीं, खाली छोड़ दो। रज्जब अली खां बीनकार। ये जो रज्जब अली खां बीनकार थे ना, ये अपने जयपुर में एक महाराजा हुआ था राम सिंह सेकंड। कौन महाराजा? उसके दरबारी संगीतकार है, लिखो जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड के दरबारी संगीतकार, कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड हमने पढ़ रखा है। अंग्रेजों की सहायता की, इसलिए अंग्रेजों ने कोटपुतली, परगना और सितारे हिंद की उपाधि दी थी, पढ़ा था। बेराट का उत्खनन करवा लिया था, जहां सोने की संदूक प्राप्त हुई थी, इसमें शायद भगवान बुद्ध के अवशेष रहे होंगे, पढ़ा था। वही राम सिंह सेकंड, जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड के दरबारी संगीतकार, कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड। क्या हुआ? जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड के दरबारी संगीतकार। एक लिखो डागर। बहराम जी डागर ने शुरू किया। हाँ हाँ, ये बात बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो एक बात लिखो फिर बात करते हैं अपने। डागर, डागर शुरू करने वाले कौन हो गए? बहराम जी। ये भी भाई आपके राम सिंह सेकंड के दरबारी संगीतकार है, लिख लो जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड के दरबारी संगीतकार। भाई हम नॉर्मली यूं कहते हैं कि औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी, क्योंकि औरंगजेब ने कहा कि इस्लाम में संगीत हराम है और संगीतकार सारे मुसलमान। हाँ, सारे के सारे मुसलमान। अब हुआ क्या था जी, भारत में आने से पहले इतना कोई म्यूजिक उधर था ही नहीं, जिधर इस्लाम पैदा हुआ उधर इतना रहा नहीं होगा, तो वहां पर कह दिया होगा संगीत हराम है। भारत आने के बाद इस्लाम के कई नियम बदल गए। नॉर्मली तो इस्लाम ये भी कहता है कि इस्लाम में कोई जाति नहीं होती। भारत आने के बाद भारत वालों का नहीं भाई साहब, बिना जाति के यहां रहने। जाति वो चीज है जो कभी किसी की कभी भी नहीं जाती है, जो हमेशा आपके साथ रहती है। तो फिर भारत में मुसलमानों में जातियां हैं, तुम कौन से मुसलमान? ये फलाना मुसलमान, फलाना मुसलमान, फलाना मुसलमान, सब अलग अलग। जो हिंदुओं में जितनी जातियां उतनी उतनी किसमें? उतनी उतनी मुसलमानों में। तो भारत आने के बाद इस्लाम में खूब सारे चेंज हुए। उनमें एक चेंज ये भी आया कि संगीत की बात जी भी आई। तो संगीत, भाई सूफीजम तो पूरा संगीत पे टिका हुआ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा कि संगीत अल्लाह से मिलने का माध्यम, भगवान से मिलने का माध्यम है। इसलिए किसी दरगाह पे चले जाओ, मौला मेरे भर दे झोली मेरी ये मोहम्मद, दर से जाए ना तेरे कोई खल। खूब सारे गाने इस प्रकार के चल रहे होते हैं। तो भारत आने के बाद में सिद्धांत थोड़े थोड़े शिथिल पड़ गए। पहले कहा चित्रकला भी हराम है, यहां आगे जहांगीर कहता है दादा मेरे सामने कोई चित्र रखो तो मैं बता दूं वो किसने बनाया, और यदि उसका नाक कान गला अलग अलग लोगों ने बनाया तो मैं तो ये भी बता दूं कि किस किसने क्या क्या बनाया। अकबर कहता है जो चित्रकला को नापसंद करते हैं मैं उनको नापसंद करता हूं, जिनको चित्र पसंद नहीं है वो लोग मेरे को भी। यहां आने के बाद पूरे नियम ही बदल गए। तो उसमें यह भी हुआ कि संगीत, फिर एक ये भी रहा कि भारत में कई संगीत की जातियां थी, वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। पहले तो काम तो यही था
उधर चले गए तो भी काम वही रहा। रोजगार कैसे चेंज हो जाए धर्म चेंज होने से? फिर मैंने कभी पहले भी आपको बताया कि धर्म चेंज होने से संस्कृतियां चेंज नहीं होती, है ना। अपने भारत की संस्कृति में संगीत था, तो यहाँ के लोगों ने मान लो इस्लाम अपना भी लिया, पर वो कल्चर जल्दी से चेंज नहीं हुई। इसलिए इस्लाम पूरी तरीके से मूर्ति पूजा को भी बैन करता है। भाई मूर्ति पूजा नाम की इस प्रकार की सिंबल की कोई पूजा नहीं, अल्लाह के अलावा और किसी की भी पूजा, यहां सारी दरगाहों को पूज रहे हैं, अल्लाह के अलावा पूजा तो हो रही है ना। ख्वाजा साहब को पूज रहे और किसी को पूज रहे, तो इसका मतलब मान तो रहे ना दूसरे को। तो अपने यहाँ भारत की संस्कृति अलग प्रकार की थी, अलग प्रकार की संस्कृति थी, इसलिए बाहर के धर्म आए, लेकिन वो भारतीयता में ढल गए, यहाँ के लोगों जैसे हो गए। और भारत को इस चीज ने बहुत बचाया है, विविधता में एकता। दुनिया में वे लोग जहां पे यूनिफॉर्मिटी थी, एक ही चीज थी, वहां पर कोई नया धर्म जाके सब कुछ समाप्त कर गया। जैसे ईरान, ईरान एक देश था, वहां पर एक धर्म था पारसी। कौन सा धर्म था? और पारसी के देव हमारा एक भगवान है सूर्य, सूर्य भगवान की पूजा करेंगे। हमारा एक त्योहार है नवरोज, हम नवरोज का त्योहार मनाएंगे, है ना। हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, इस प्रकार का खाना खाएंगे, सब एक प्रकार की एक चीज। अब वहां पर है इस्लाम, और इस्लाम ने आकर बंद करो रे तुम्हारा, कि आज के बाद तुम ये किताब नहीं पढ़ोगे, जैन द वेस्ता, उनकी किताब थी जैन द वेस्ता। आज के बाद कुरान पढ़ोगे, आज के बाद कोई ये नवरोज और नहीं मनाओगे, आज के बाद सब ईद मनाओगे, आज के बाद कोई ये सूर्य की पूजा नहीं करोगे, सब अल्लाह को मानोगे। पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। कैसे कैसे? कई जगह गया ईसाई धर्म, और ईसाई धर्म ने जाके पूरा का पूरा चेंज कर दिया। भारत में दोनों आए, इस्लाम भी आया और ईसाई भी आए, उसके बावजूद माइनॉरिटी है ना भाई। बने भी लोग, लेकिन फिर भी आगे वाले क्या है? माइनॉरिटी। जबकि दोनों ने राज किया। 1200 में पृथ्वीराज चौहान के बाद में एक लंबे टाइम तक इस्लाम का राज रहा, एक लंबे टाइम तक बाद में ईसाई आ गए थे। उसके बावजूद न तो कोई बड़ी संख्या कन्वर्ट हुई, न उनकी संस्कृति आ पाई। क्योंकि अपने यहां चेंज कैसे करते कि मान लो कोई मुसलमान राजा और उसने कहा आज के बाद तुम दीपावली नहीं मनाओगे, हमने कहा होली होली मना लेंगे, होली मना लेंगे हम तो। किसी ने कहा आज के बाद यदि किसी ने धोतियां पहन ली ना, ये कपड़े नहीं पहने, हमने कुर्ते पजामे, है ना। धोतियां बांधने के अपने 10 स्टाइल थी कि साउथ इंडिया का हमारी लुंगी, हरियाणा वाले जो बांधते हैं वो उनका तमल अलग, हमारे जैसलमेर बाड़मेर वाले बांधते हैं वो टेवटा अलग, है ना। ये पंजाब वाले गंगानगर साइड बांधते हैं वो चादर अलग। तो अलग अलग प्रकार के थे अपने तो कपड़े। महिलाओं के कपड़े अलग प्रकार के, पुरुषों के अलग प्रकार के। आज कहा कि ये तुम ना आज के बाद ये तुम पंजाबी नहीं बोलोगे, हिंदी बोल लेंगे, तमिल बोल लेंगे, तेलुगु बोल लेंगे। आज के बाद तुम वेद नहीं पढ़ोगे, हमने कहा पढ़े ही कब थे हमने तो पहले भी पढ़े। और यदि तुम वेद पे रोक भी लगा दोगे तो उपनिषद पढ़ लेंगे, हम पुराण पढ़ लेंगे, हम गीता जी पढ़ लेंगे, हम रामायण पढ़ लेंगे। राम जी का नाम नहीं लोगे, रामायण नहीं पढ़ोगे, रामचरितमानस। रामायण को 100 प्रकार से लिखी हुई है ना। गुरु गोविंद सिंह जी अलग रामायण लिख के गए, साउथ वालों की रामायण अलग, अपने वाली अलग। इसलिए विविधता में एकता ने भारत को बचाया, और डाइवर्सिटी थी, और डाइवर्सिटी कभी समाप्त नहीं की जा सकती। इसलिए फिर अपने यहां पर इस्लाम आया, और इस्लाम ने आगे शुरुआत में कहा होगा संगीत। सल्तनत काल वालों में देखो संगीत का नाम नहीं है ना। कोई इक्का दुक्का कोई ठीक है, कोई है ना, कि मोहम्मद बिन तुगलक वर्ग आएगा था, कोई आदि सुन गया, सुना दो म्यूजिक लगा दिया जाए तो बात अलग है। बाकी ज्यादातर ने संगीत की खिलाफत की है, पर धीरे धीरे वो रहने लग गए तो उनको पता लगा यार मजा तो आता है, फालतू में बंद करने का कोई मतलब तो उनका सुनाओ। औरंगजेब ने बाद में, औरंगजेब को थोड़ा कट्टर टाइप का दिखना था, क्योंकि औरंगजेब बाप को भाइयों को मार कर वैसे बना था, तो थोड़ा कट्टर दिखना था, तो उसने वैसे रोक लगा दी। फिर औरंगजेब वाले में तो अपने ये भी पढ़ते हैं कि पैसे खत्म हो गए थे, पैसे नहीं थे। अब कोई म्यूजिशियन यार, म्यूजिशियन आकर सर तनख्वाह, उसने कहा थप्पड़ मारूंगा, आज के बाद ढोलक बजती हुई सुन गई ना तेरे को ढोलक बना दूंगा। तो उसने धीरे धीरे रोक लगा दी, देखो ये भी है। फिर थोड़ा उसको वो कट्टर हो भी गया था, तो उसने वैसे भी रोक लगा दी होगी। तो पूरी तरीके से यहाँ पे आगे सिद्धांत ही चेंज हो गए। मतलब भाई पारसी, पारसी जो धर्म है ना, पारसी ईरान से आए, थोड़े से बापड़े एकदम पारसी। भारत में गुजरात गुजरात में ही रहते हैं, पैसे वाले हैं, भयंकर भयंकर पैसे वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, सारे के सारे पारसी एकदम। पारसियों में भी अपने तो यहाँ जातियां बन गई। हमने पारसियों कहा पारसियों बताओ तुम्हारी क्या जाति है? पारसियों ने कहा हम केवल पारसी। हमने कहा नहीं, ऐसी कोई नहीं होता, जात तो बतानी पड़ेगी। बामण बाणी है क्या हो, जात बताओ तुम्हारे, ऐसे हम नहीं मानते। फिर पारसी जो काम करते हैं उनकी वो जात बन गई। कोई टायर का काम करता टायर वाला, कोई स्क्रू का काम करता, कोई दारू का काम करता है, कौन सा इंटे वाला, हाँ अलग अलग ऐसे खूब सारे हैं। बाटली वाला, अला बैंक में काम करते तो बैंकर, इंजीनियरिंग का काम किया तो इंजीनियर। तो भारत के बहुत बड़े विकेट कीपर थे फारूक इंजीनियर, इंजीनियर पारसी थे।
तो पारसियों के इस प्रकार से खूब सारे अलग अलग प्रकार के नाम हो गए और बड़े पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग हुए। पर भारत में आने के बाद भारतीयों का जात तो बतानी पड़ेगी, बिना जात के हम तुम्हें रहने। तो कई बार संस्कृतियां वहां के क्षेत्र पे डिपेंड करती है। भारत की संस्कृति में संगीत था, अपने पूरा ग्रंथ है सामवेद। साम साम का मतलब ही गीत होता है ना। भगवान कृष्ण कहते हैं यदि मुझे वेद मानते हो अर्जुन, तो वेदों में मैं कौन सा वेद हूं? साम वेद हूं। तो अपने बिना म्यूजिक के तो बात ही नहीं हो सकती थी। तो भारत में जो आया उसने बाद में किस में मजे लिए? म्यूजिक। म्यूजिक में लिए। इस्लाम में भी क्या आ गया? म्यूजिक। इसलिए सारे के सारे म्यूजिशियन कौन? इस्लाम को मानने वाले। आगे बात समझ में? चल कौन कौन से कराने सारे हो गए? वापस देखो, एक बार पढ़ो, मैं अभी पूछूंगा। अभी याद करते, वरना नाम याद नहीं होंगे अपने से। है नहीं, वो कैसे होंगे? अब देखो एक और सुनो, देखो चीज। अपने ने यहाँ पे दो प्रकार की गायन शैलियां हुआ करती। एक होती ध्रुपद। कौन सी होती? ये तो पढ़े होंगे ना आपने मीडिएवल में। और दूसरी ख्याल। अपने राजस्थान में बेसिकली दो फेमस हुई। कौन कौन सी? ध्रुपद। मोटा मोटा अंतर यह है जिसमें संस्कृत के प्रयोग किए गए, जिसमें बाद में फारसी हिंदी अरबी आ गई थी। कौन सी हो गई? ख्याल। अपने ध्रुपद का जो घराना वो है डागर। कौन सा घराना है? डागर। डागर जो घराना वो किससे जुड़ा हुआ है? ध्रुपद। बाकी वाले ज्यादातर ख्याल के हैं। जैसे बाकी वाले कौन कौन से? जयपुर। जयपुर वाले की दोनों ब्रांच, पटियाला और अतरौली। एक आपका मेवाती, एक आपका अल्लादिया खां। सुनो मेरी बात, बाद में। एक कौन सा? अल्लादिया खां। और एक आपका रंगीला। ये वाले जो घराने किससे जुड़े हुए हैं? ख्याल। किससे जुड़े हुए हैं? ख्याल। अब और सुन देखो, जो आपका घराना एक सेनिया, सेनिया घराना वास्तव में जुड़ा सितार वादन। किससे? सितार। सितार एक वाद्य यंत्र होता है। तो सितार, सितार बजाने से घराना फेमस हुआ था कि सितार के साथ म्यूजिक वाला ये घराना था। एक घराना और बचा होगा आपका बीनकार। बीनकार घराना फेमस हुआ था वीणा वादन। किसके लिए फेमस हुआ? अब कोई पूछे कि सैनिया घराना किसके लिए फेमस?
बीनकार घराना, डागर घराना, उल्टा लिख देता हूं इधर। डागर घराना किसके लिए फेमस है? ध्रुपद गायन शैली के लिए, ध्रुपद गायकी, ध्रुपद सिंगिंग। और ख्याल बाकी वाले जीते बच्चे हो किसके हैं? ख्याल। आप चाहो तो जहां जो घराना लिखा उसके आगे लिख लो, जयपुर के आगे ख्याल, सबके आगे। और या आप चाहो तो सबकी एक साथ लिस्ट बना लो, एक साथ बना लो, थोड़ा याद हो जाएगा, या वहां लिख लो। तो मुझे याद है एक बार ये क्वेश्चन था कि जयपुर घराना किससे जुड़ा हुआ था? जयपुर घराना किससे जुड़ा हुआ है? ख्याल। सैनिया घराना सितार प्लेइंग, बीनकार घराना वीणा प्लेइंग, डागर घराना ध्रुपद सिंगिंग, और ख्याल सिंगिंग के ख्याल गायकी के घराने कौन कौन से हैं? तो वो अलग हो गए सारे। तो थोड़े नाम याद रखना ना, आजकल पूछते हैं तो कोई पूछ लेगा सैनिया घराना किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ? तो किस वाद्य यंत्र? सितार। बीनकार घराना किससे जुड़ा हुआ है? तो वीणा। तो बीनकार घराना शुरू करने वाले कौन थे? रज्जब अली खां। रज्जब अली खां बीनकार कौन से राजा के दरबार में? तो कि राम सिंह रज्जब अली खां बीनकार से वीणा बजाना सीखता था। इनको वीणा बजानी आती है तो बाद राजा भी क्या सीखेगा? वीणा बजाना। एक बार ये क्वेश्चन था जयपुर घराना कौन से जुड़ा हुआ था? किससे जुड़ा हुआ है? ख्याल से। ध्रुपद वाला कम है अपने, ख्याल वाला ज्यादा हुआ, कहने का मतलब कुल मिला के। चलूं आगे। तो अभी अपने एक महिला है अपने, डॉक्टर मधु भट्ट तैलंग। क्या नाम मैडम का? डॉक्टर मधु भट्ट तैलंग। ये अपने राजस्थान की पहली महिला ध्रुपद सिंगर है। तो राजस्थान की पहली महिला ध्रुपद गायिका कौन है? डॉक्टर मधु भट्ट तैलंग। लिख लो, ये नाम लिख के आगे लिख लो, थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम का क्वेश्चन है। डॉक्टर मधु भट्ट तैलंग राजस्थान की पहली महिला ध्रुपद गायिका, फर्स्ट फीमेल ध्रुपद सिंगर ऑफ राजस्थान। राजस्थान की प्रथम महिला ध्रुपद गायिका है। रहते राजस्थान में तो फिर कहां के होंगे? यूं मनुष्य सारे अफ्रीका से आए हैं, तो मूल निवास में अफ्रीका थोड़ी लिखवा दे। राजस्थान की प्रथम महिला ध्रुपद गायिका, फर्स्ट फीमेल ध्रुपद सिंगर ऑफ राजस्थान। ठीक है। अब लिखो राजस्थान के संगीत ग्रंथ, म्यूजिक टेक्स्ट। म्यूजिक में क्या क्या किया हमने कि लोगों ने गीत गाए, हमने उन पे गायन शैलियां विकसित कर दी, घराने बना दिए, और नहीं तो म्यूजिक की किताबें लिख गए। बुक का नाम लिखो श्रृंगार हार। मेरे बाद अगली क्लास कौन सी होती है आपकी? तो बताया करना फिर। श्रृंगार हार याद दिला दिया कर। क्या नाम, बुक का नाम बताओ देखिए? श्रृंगार। आपने रणथंभौर में एक राजा हुए थे, उनका नाम था हमीर चौहान। क्या नाम था? क्या नाम था? कहां के राजा हमीर चौहान?
उन्होंने ये बुक लिखी थी, लिखो। रणथंभौर के राजा हमीर चौहान द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। दिस टेक्स्ट वॉज रिटन बाय रणथंभौर किंग हमीर चौहान। क्वेश्चन पूछा हुआ है, श्रृंगार हार किसकी पुस्तक थी? किसकी पुस्तक है? हमीर चौहान। रणथंभौर के राजा हमीर चौहान द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। दिस बुक वॉज या दिस टेक्स्ट वॉज रिटन बाय रणथंभौर किंग हमीर चौहान। रणथंभौर के राजा हमीर चौहान द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। दिस टेक्स्ट वॉज रिटन बाय रणथंभौर किंग हमीर चौहान। क्या लेना? रफ कॉपी में एक क्वेश्चन लिख के लेना, राजस्थान के लोकगीतों की विशेषताएं, फिर बाकी बात पढ़ेंगे अपना।